Hey guys, this is Ankit Saini and you're watching the Mentors Classes। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे मॉडर्न अलजेब्रा के बारे में, तो मॉडर्न अलजेब्रा की इस सीरीज में हम लोग बात कर रहे थे ग्रुप्स के बारे में। और इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था मॉड्यूलर अर्थमेटिक के बारे में, और एक रिजल्ट हम लोगों ने देखा था कि सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉड्यूलो एन एक ग्रुप होता है। तो आज उसी से रिलेटेड एक रिजल्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो इससे पहले की वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं, जिससे कि ये चीज समझने में उन्हें आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन की। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो 0, 1, 2 अप टू n-1, तो ये जो सेट होता था ये एक ग्रुप होता था अंडर एडिशन मॉड्यूलो n। ठीक है, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे कि ये जो ग्रुप है वो किसके अंडर है, एडिशन मॉड्यूलो n के अंडर। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसी के जैसा कोई ऐसा सेट है जो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n के अंडर ग्रुप बन जाए। तो ऐसा एक सेट है, क्या करते हैं हम यहां से 0 को रिमूव कर देते हैं, तो सेट बचेगा 1, 2 अप टू n-1 तक। तो ये जो सेट होता है ये एक ग्रुप बन जाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। बट शर्त ये है कि ये जो n है ना वो n एक प्राइम नंबर होना चाहिए। मतलब ये वाला सेट जो है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 अप टू n-1 तक, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n के अंडर एक ग्रुप बन सकता है, लेकिन शर्त ये है कि n क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। अगर ये n जो है वो प्राइम नंबर है तो ये वाला सेट ग्रुप बन जाएगा, अगर ये n प्राइम नहीं है तो ये वाला सेट ग्रुप नहीं बनेगा। इसी रिजल्ट को आज हम लोग प्रूफ करेंगे। तो क्या रिजल्ट देखा हमने कि रिजल्ट हम लोगों ने देखा कि ये जो सेट है 1, 2 अप टू n-1 इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n if n is prime या n is a prime number। अगर n प्राइम नंबर है तो उस केस में ही ये वाला सेट क्या होगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप होगा। अब इस चीज को हम लोग प्रूफ करेंगे, किस तरीके से प्रूफ करेंगे वो देखते हैं। देखें भाई, अगर मुझे इस सेट को ग्रुप प्रूफ करना है तो ग्रुप प्रूफ करने के लिए 4 कंडीशन होती थी। सबसे पहली कंडीशन जो होती थी वो होती थी क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी कंडीशन जो होती थी वो होती थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड वाली कंडीशन जो होती थी वो होती थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और फोर्थ जो कंडीशन होती थी वो होती थी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस। तो अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हैं, अगर ये 4 कंडीशन इस पर्टिकुलर सेट और बाइनरी ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो उस केस में तो हम लोग बोलेंगे कि ये गिवन सेट एक ग्रुप है, अदरवाइज ये एक ग्रुप नहीं होगा। किस तरीके से करेंगे देखते हैं। भाई पहले क्या करते हैं, हम इसे थोड़ा सा नोटेशन दे देते हैं। क्या करते हैं भाई, इसे हम मान लेते हैं g 1, 2 अप टू n-1 तक, और क्या कंसीडर कर चलते हैं कि ये जो n है वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, एज्यूम दैट n इज ए प्राइम। ठीक है, अब हम इसको यूज किस तरीके से करेंगे देखते जाए। सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी जो हमें शो करनी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम किस तरीके से शो करें। ठीक है भाई, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में करते क्या थे कि भाई हमें कोई सेट को जी के अंदर दिखाना है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो हम क्या करते थे, 2 एलिमेंट इसके उठाते थे क्लोजर प्रॉपर्टी में, और उन दोनों को ऑपरेट करके जो भी ऑपरेशन है उससे ऑपरेट करके जो रिजल्ट मिलेगा वो भी वापस से किस में मिलना चाहिए, जी में।
अगर ऐसा होता था तो हम बोलते थे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, अगर ऐसा नहीं होता तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं है। तो हमें बस सिंपली ये देखना है कि ये जी के अंदर है कि नहीं है। किस तरीके से देखेंगे, देखो हमने भाई सिंपली दो एलिमेंट लिए ए और बी जो कि जी से हैं, ठीक है। अगर ए और बी जी के एलिमेंट हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये जो एलिमेंट है ना ए और बी जो हैं वो क्या होंगे, इन एलिमेंट में से ही कोई एक होंगे, ठीक है। इसका मतलब दोनों ही नंबर क्या हैं, n से लेसर हैं, क्योंकि इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे n से कम हैं। इसका मतलब जो एलिमेंट हमने लिए हैं वो भी क्या होने चाहिए, n से लेसर होने चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, a मल्टीप्लाई एन बी की बात, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n की बात। तो इसे हम लिखते थे ए बी और फिर मॉड n, इस तरीके से हमने लिख लिया। तो अब इसका मतलब क्या है कि हम ए बी लेंगे, ठीक है, और उसमें n से डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको यहां लिख देंगे और उसी की वैल्यू क्या होती है, ए बी मॉड n। इसको हमने बोल दिया r। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर r जो है, r इज रिमाइंडर, ठीक है। r क्या है, रिमाइंडर है जब when ab is divided by n। मतलब अगर हम ए बी में n से डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, n है। तो अब ये जो रिमाइंडर है क्योंकि n से डिवाइड कर रखे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो r है इसकी वैल्यू n से तो छोटी होगी, ठीक है, क्योंकि n से डिवाइड कर रहे हैं, और 0 या 0 से बड़ी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये जो था ना a क्रॉस एन बी इक्वल टू आर, वहां पर ये जो r है, r के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गई कि r की वैल्यू तो या तो 0 है या 0 से बड़ी है और n से छोटी है। तो अब भी क्या हुआ कि a क्रॉस बी एन जो r है ये इस सेट के अंदर अभी भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो इस सेट के अंदर 1 से एलिमेंट स्टार्ट है और n से छोटे सारे इंटीजर हैं, लेकिन यहां पर जो r है उसकी वैल्यू 0 भी तो हो सकती है। अगर चलो सपोज करो r की वैल्यू 0 हुई तो a क्रॉस एन बी की जो वैल्यू आई वो 0 होगी, जो कि सेट में है नहीं। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई नहीं हुई। तो किस तरीके से हम लोग देखेंगे, देखते हैं कि भाई हम क्या बोल रहे हैं कि यहां जो r है ना उसके ऊपर जो हमने पॉसिबिलिटी लिखी 0 होने की, तो ये 0 वाली पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। ये हम लोग शो करेंगे। किस तरीके से करेंगे, देखो कि अगर पॉसिबल हो तो टेक करो, इफ पॉसिबल टेक r इज इक्वल्स टू 0। चलो भाई हमने r इक्वल टू 0 ले लिया, अगर पॉसिबल हो। इसका मतलब क्या है कि भाई क्या हुआ, ए बी मॉड n इक्वल टू कितना था, r। तो ए बी मॉड n इज इक्वल्स टू r था और यही कितना हो गया, 0। इसका मतलब क्या है, अगर मैं n से ए बी के अंदर डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। तो अगर n से ए बी को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर मिला 0, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि n ए बी को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, n डिवाइड्स ए बी। अब क्या भाई, n क्या है, प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर की डेफिनेशन में क्या होता है कि अगर n ए बी को डिवाइड कर रहा है, अगर n दो नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, n को उनमें से किसी एक को तो डिवाइड करना पड़ेगा। अगर n प्राइम है और वो किन्हीं दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, तो n को उन दोनों नंबर्स में से किसी एक को तो कम से कम डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पर भी बिल्कुल सेम कंडीशन है, क्योंकि भाई देखो n प्राइम है, इसका मतलब क्या है कि n को भी इनमें से कम एक नंबर को तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो या तो n a को डिवाइड करेगा या फिर n b को डिवाइड करेगा। लेकिन यहां पर इस डिवाइड में प्रॉब्लम हुई क्या, देखो हमने अभी देखा था कि ये जो नंबर्स है ना a और b,
वो कहां से कहां तक है, 1 से लेकर n-1 तक हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि a और b जो नंबर्स हैं वो क्या है, n से लेसर हैं। तो अगर ये दोनों ही a और b n से छोटे हैं, n से लेसर है, तो उस केस में तो n इनको डिवाइड ही नहीं कर सकता ना। इसका मतलब ये दोनों तो कंट्राडिक्शन हो गई। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि a और b g के अंदर हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि a एंड b आर लेसर देन n, therefore n कैन नॉट डिवाइड a नॉर n डिवाइड्स b। तो इसका मतलब ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने r इक्वल टू 0 लिया था वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर r 0 नहीं हो सकता, लेकिन r 0 से लेकर n से छोटा तो था, इसका मतलब यह हुआ कि r की हम यहां से 0 वाली पॉसिबिलिटी भी कैंसिल कर देते हैं। तो इसका मतलब r देखो 0 से तो बड़ा हुआ लेकिन n से छोटा हुआ। इसका मतलब a मल्टीप्लीकेशन एन बी इक्वल टू r, और r की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी और n से छोटी। यहां पर भी देखो क्या है, 0 से बड़े इंटीजर हैं और n से छोटे इंटीजर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये r जो है वो चला गया g के अंदर, g के अंदर चला गया। इसका मतलब ये तो a क्रॉस एन बी था, तो a क्रॉस एन बी भी किसके अंदर चला गया, g के अंदर चला गया। इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी तो हो गई सेटिस्फाई। ठीक है, आगे देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस तरीके से होल्ड करती है, देखते हैं। तो चलिए सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, कि एसोसिएटिव भी होना चाहिए किसी ग्रुप के लिए। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करेंगे, देखो कोई भी 3 एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। हमने 3 एलिमेंट लिए, 3 एलिमेंट लिए ए बी सी, जो कहाँ है, जी के अंदर है। ठीक है, तो एसोसिएटिव शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई ए क्रॉस एन बी क्रॉस एन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस एन बी क्रॉस एन सी। ये चीजें हमें प्रूव करनी पड़ेंगी कि ये दोनों ऑपरेशंस क्या होंगे, सेम। अगर ये दो ऑपरेशन हमने सेम दिखा दिए, इसका मतलब क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। किस तरीके से करेंगे देखते हैं। तो भाई हम पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो a क्रॉस एन बी, इसका मतलब होगा ए बी मॉड एन। ठीक है, अगर इसके साथ मैं c को भी ऑपरेट कर दूं तो कितना हो जाएगा भी, देखो तो a क्रॉस एन बी क्रॉस एन सी, इसका मतलब ए बी तो पहले से ही था, साथ में c और आ गया, और क्या चल रहा है, मॉड एन। तो ये हो जाएगा भाई ए बी सी मॉड एन। तो ये तो बात हो गई ए क्रॉस एन बी क्रॉस एन सी की। इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं इसको, और इसे देखने के लिए पहले हमें चाहिए बी क्रॉस एन सी। इसे देख लेते हैं ऑल्सो। अगर हम बात करें बी क्रॉस एन सी की, तो इसका मतलब हो जाएगा बी सी और फिर मॉड एन। अब क्या करेंगे, देखो इसके साथ हमें क्या चाहिए, ए, तो ए को भी ऑपरेट कर देते हैं। तो ए को ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा भाई, बी क्रॉस एन सी। यहां पर देखें, यहां पर बी सी तो चल ही रहा था, ए और ले लिया तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी सी, और साथ में क्या चल रहा है, मॉड एन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, और यहां पर क्या है, मॉड एन। तो हमने दोनों तरीके से वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, देखो पहले तो हमने इसको कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू आई ए बी सी मॉड एन। इसी तरीके से इसको कैलकुलेट करा, इसकी वैल्यू भी क्या आई, ए बी सी मॉड एन। तो दोनों केसेस से दोनों की वैल्यू सेम आई, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन होल्ड करेगी ए बी सी फॉर ऑल बिलोंगिंग टू जी। क्यों, क्योंकि एबीसी के ऊपर हमने कोई रिस्ट्रिक्शन डाली ही नहीं थी। तो एबीसी के जो जी है उसके हर एक एलिमेंट एबीसी के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। और अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, इसका मतलब क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है यहां पर होल्ड करती है।
ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। तो अगली वाली जो कंडीशन आती है वो आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो देखते हैं किस तरीके से करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हम लोग किस तरीके से शो करेंगे? ठीक है, तो देखो इस सेट के अंदर अगर हम देखें तो हमें एक एलिमेंट दिखता है 1। ठीक है, 1 क्या है? जी के अंदर है। अब हम लोगों का क्लेम क्या है कि ये जो 1 है ना, यही आइडेंटिटी है। तो किस तरीके से भाई आइडेंटिटी की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर दे? क्या होता था? ई को हम लोग क्या बोलते थे? आइडेंटिटी बोलते थे अगर ये इस कंडीशन को क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, अब हमारे पास ई के जगह 1 है, इसके जगह n है, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। अगर 1 को क्या दिखाना है? आइडेंटिटी प्रूव करना है। तो ये चीज हम किस तरीके से प्रूव करेंगे देखते हैं। देखो कंसीडर कर लेते हैं कोई भी एक एलिमेंट। ठीक है, कंसीडर कर लिया हमने ए कोई भी एलिमेंट है जी का, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। तो हम पहले इस चीज को कंसीडर करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है। देखो 1 क्रॉस एन ए, इसका मतलब 1 इंटू ए मॉड एन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ए मॉड एन। अब इसके साथ प्रॉब्लम देखो क्या है, ये जो है ना ए मॉड एन, अब यहां पर ये जो नंबर है ना ए, ये ए है जी के अंदर से, और जी के अंदर के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या है? एन से छोटे हैं, तो हम इसमें n से डिवाइड कर नहीं सकते। तो अगर हम इस a में n से डिवाइड नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पर a क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। तो 1 क्रॉस n a की वैल्यू कितनी आ गई? a। अगर इसी तरीके से हम a क्रॉस n 1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो भी क्या आएगा? a। तो हमने ये देखा कि अगर हम 1 क्रॉस n a करें या फिर a क्रॉस n 1 करें, दोनों ही कंडीशन में क्या आता है? a। और क्योंकि हमने a के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन डिफाइन नहीं करी, इसका मतलब दिस विल होल्ड फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू g। अब ये तो हो गई आइडेंटिटी की डेफिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ? 1 इज आइडेंटिटी ऑफ g अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n। तो ये तो हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में। बिल्कुल सेम हम लोग बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्सेस के बारे में। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्सेस। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्सेस किस तरीके से करते हैं देखें भाई। अब हमें क्या करना होता है इस प्रॉपर्टी में कि जी के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब ये किस तरीके से शो करेंगे? देखो भाई, हम क्या करते हैं, कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, कंसीडर ए बिलोंगिंग टू जी। ठीक है, हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया ए बिलोंगिंग टू जी। अब हमें क्या शो करना है कि जी का ए का कोई इनवर्स है जो कि जी के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब किस तरीके से करेंगे देखिए, ये थोड़ा ट्रिकी है। हम लोग करते क्या हैं, इस ए से इस जी के हर एक एलिमेंट में कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ जी बाई ए। ठीक है, ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो एलिमेंट मिलेंगे हमें वो क्या मिलेंगे भाई, ए क्रॉस एन 1। ठीक, फिर मिलेगा ए क्रॉस एन 2। इसी तरीके से यहाँ मिलेगा a क्रॉस n और यहाँ पर n-1। इस तरीके से मुझे एलिमेंट मिलेंगे। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हम लोगों ने लिखे हैं ना, उनके साथ यहाँ a के साथ जो भी एलिमेंट लिखे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, g के एलिमेंट हैं भाई। ठीक है, वो सारे के सारे g के एलिमेंट हैं। अब देखो क्या है, अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है।
इसका मतलब क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी से ये सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए जी के अंदर, ठीक है, इसे हम बोल देते हैं 1, ठीक है। बाय क्लोजर प्रॉपर्टी एवरी एलिमेंट ऑफ 1 बिलोंग्स टू जी, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट पहुंच गए जी के अंदर, ठीक है। अब देखो हम क्या क्लेम करते हैं कि ये जितने भी एलिमेंट हैं ना वो सारे डिस्टिंक्ट हैं। अब ये कैसे होगा, तो हम लोगों ने क्या क्लेम किया कि एलिमेंट्स इन वन आर डिस्टिंक्ट। सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। अब ये किस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं भाई, हम इसको प्रूफ करने के लिए मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज करेंगे। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन मतलब क्या कि हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कोई दो एलिमेंट इक्वल हैं, ठीक है। इफ पॉसिबल कंसीडर कि 1, यहां पर जो है 1 हैज 2 इक्वल एलिमेंट्स, इसके अंदर 2 इक्वल एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हम उन्हें कंसीडर कर लेते हैं, A क्रॉस N I, ठीक है, इज इक्वल्स टू A क्रॉस N J, ठीक है। तो इसके 2 एलिमेंट हमने लिए पॉसिबली A क्रॉस N I और A क्रॉस N J जो कि इक्वल हैं। अब यहाँ पर ये जो दोनों एलिमेंट हैं वो हमने उठाए हैं इक्वेशन 1 से, या फिर ये जो कलेक्शन 1 थी। अब इसमें मैंने बोला था कि ए के साथ जितने भी एलिमेंट है ना वो सारे क्या हैं, जी के एलिमेंट हैं। इसका मतलब क्या है, ये आई और जे जो हैं वो कहाँ से हैं, जी के एलिमेंट हैं, जी से है वो दोनों के दोनों, आई भी और जे भी। अब इसका क्या प्रॉफिट हुआ ये देखते हैं। अच्छा देखो, अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब हम लोग कर क्या सकते हैं वो देखते हैं। तो इन दोनों में डेफिनेशन अगर हम यूज करें, ठीक है, इसके अंदर डेफिनेशन यूज करें तो ये हो जाएगा ए आई इंटू मॉड एन, ठीक है। अगर इन दोनों में डेफिनेशन यूज करें तो ये हो जाएगा ए जे इंटू मॉड एन, ठीक है। इनको एक तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा ए आई माइनस ए जे और फिर मॉड एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू आई माइनस जे मॉड एन इक्वल टू कितना हो गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर n से a इंटू आई माइनस जे में मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर जो मिलेगा वो रिमाइंडर मुझे मिलना चाहिए 0। तो n से अगर इसमें डिवाइड करके रिमाइंडर 0 मिला, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो n है वो a आई माइनस जे को क्या करता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो n है ना वो a माइनस जे को डिवाइड करता है। अब भाई n तो प्राइम है और प्राइम है फिर भी इन दोनों एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है। इसका मतलब या तो n a को डिवाइड करेगा या फिर n i माइनस जे को डिवाइड करेगा, क्योंकि भाई n प्राइम है वो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है। इसका मतलब उसे कम से कम इन दोनों में से कम एक को तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया। अब यहीं पर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। किस तरीके से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई भाई देखें, हमने जो बात की थी ना वो थी ए क्या है, जी का एलिमेंट है, और अगर ए जी का एलिमेंट है इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, एन से छोटा है, और अगर ये एन से छोटा है इसका मतलब ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि एन अपने से छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर ही नहीं सकता। अब आते हैं आई और जे के बारे में। तो आई और जे दोनों के दोनों क्या है, वो भी जी के एलिमेंट हैं, और अगर दोनों जी के एलिमेंट हैं इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, एन से लेसर होंगे। एन से छोटे होंगे तो दोनों का डिफरेंस भी एन से छोटा होगा, और अगर ये डिफरेंस एन से छोटा है तो इसमें भी हम एन से डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये तो दोनों कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या लिखेंगे, विच इज ए कंट्राडिक्शन, विच इज ए कंट्राडिक्शन। तो अगर ये कंट्राडिक्शन है इसका मतलब क्या है, हमने कुछ तो गलत किया होगा,
और हमने क्या गलत किया था कि हमने सपोज करा था इस वन, ये जो लिस्ट हमने लिखी है वन, इसमें कोई दो एलिमेंट इक्वल हैं। तो इस चीज से प्रूव हो गया कि यहां पर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग यूज किस तरीके से करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, एलिमेंट्स इन वन आर डिस्टिंक्ट, एलिमेंट्स इन वन आर डिस्टिंक्ट, तो सारे के सारे इसमें अलग एलिमेंट हैं। अब ध्यान से देखना भाई, देखो इसके अंदर टोटल है n एलिमेंट्स और सारे के सारे क्या हैं, अलग हैं, सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं और g के ही एलिमेंट है सारे, और g के अंदर ये एलिमेंट है n-1। ठीक है, ये टोटल n-1 एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट है, और ये सारे के सारे g के अंदर है और g के अंदर है भी कुल n-1 एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि g के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना वो सारे के सारे यही हैं, इनके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है g का। अब देखो क्या होगा कि भाई इसका मतलब ये है कि जैसे g के अंदर 1 है, इसका मतलब ये जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स यहां लिखी हुई है इनमें भी कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो 1 के इक्वल है। ठीक है, अब उस एलिमेंट को हम लोग कुछ नया नाम दे देते हैं। किस तरीके से लिखेंगे, देखो इसकी अभी हमें जरूरत नहीं तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने देखा कि therefore 1 is in the list 1, जो लिस्ट 1 हमने लिखी थी यहां उनमें 1 है। ठीक है, therefore 1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो उस एलिमेंट, वो जो लिस्ट थी यहां उसके एलिमेंट थे an क्रॉस r के टाइप के, और r कहां पर है, g में है। बट ये तो क्या था, आइडेंटिटी, तो a के साथ मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल गया r जिसको ऑपरेट करने के बाद कितना मिला, 1। इसका मतलब क्या है, r इज इनवर्स ऑफ a। इसका मतलब क्या है कि हर एलिमेंट का इनवर्स g के अंदर है और इसीलिए g क्या होगा, एक ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये हो गया इस ग्रुप के बारे में, ग्रुप ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप के बारे में। उससे पहले लिखें, लिखने के लिए वीडियो पॉज